guys, welcome back to our YouTube channel. So this is part 2 of class 10th chemistry, chapter first, and the chapter name is chemical reactions and equations. Okay, so in this part we are going to study that how we can balance a chemical reaction. Okay, so इससे पहले जो कुछ भी हमने पढ़ा है एक बार जल्दी से सब रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें ऑब्जर्व करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं. पहला था चेंज इन स्टेट, फिर था हमारा चेंज इन कलर, फिर था हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एंड देन चेंज इन टेम्परेचर. तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें जिन्हें देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. वी हैव स्टडीड कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं. केमिकल इक्वेशंस आर नथिंग, जब ये वो फॉर्म होते हैं जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को शो कर सकते हैं, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इनके कितने फॉर्म हमने पढ़े थे. इनके 3 फॉर्म पढ़े थे. पहला जो था हमारा था सेंटेंस फॉर्म, जो कि सबसे लंबा फॉर्म होता है. उसके बाद उससे छोटा फॉर्म जो था वो था वर्ड इक्वेशन, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म था वो था सिंबल फॉर्म. ठीक, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म था वो था सिंबल फॉर्म, जो हम केमिकल फॉर्मूला के हेल्प से लिखते हैं. ओके, सो नाउ इसके पहले हमने पढ़ा था बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जो कि जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो इक्वल होता है. ठीक है, जब उनका सम करेंगे तो उनका मास एक दूसरे के इक्वल आएगा. और अनबैलेंस्ड जिनमें इक्वल नहीं होता है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं. ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, मतलब किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें ये बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो मास ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इसका मतलब कि जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, वो ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान. तो इसी वजह से हमेशा जो मास होता है वो प्रोडक्ट का हमेशा किसके इक्वल होता है, रिएक्टेंट्स के. और इसको प्रूव करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है, तो हमने 1.3 में एक एक्टिविटी की थी. ठीक है, तो उसका जो वर्ड इक्वेशन होगा वो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है. उसका वर्ड इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विथ एरो. एरो से हमें ये पता चलता है कि क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या प्रोडक्ट में देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया. अगर हम उसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2. ओके, सो या तो अब हम आगे चलते हैं. सो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि हम एग्जामिन करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे ईच एलिमेंट्स के कितने कितने हैं. तो पहले अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो जिंक का एक एलिमेंट है, एक एटम है. और अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जिंक का एक एटम है. और अगर हम हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, और इस राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है. और फिर अगर हम देखें सल्फेट तो सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और आपका राइट हैंड साइड में भी 1 है. लेकिन ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी 4 है. तो हम ये देखते हैं कि ये जो सारे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कि ये जो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों इक्वल हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस्ड रिएक्शन है. ठीक है, हम अब कुछ एक और रिएक्शन लेते हैं. ठीक है, जो कि अनबैलेंस्ड है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर इसे हम बैलेंस करना सीखेंगे. तो हमारे एनसीईआरटी में स्टेप वाइज सारे स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आप सारे स्टेप्स को पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको शॉर्टर वे अपने आप आ जाएगा किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. लेकिन सबसे पहले हमें इन सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस
around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. अगर आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी उसमें आपके केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है उन सभी केमिकल फॉर्मूला को आप बॉक्सेस में बंद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि Fe है और उसको बॉक्स में बंद किया गया है, ठीक। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि बॉक्स की अंदर की चीज़ को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। बॉक्स के अंदर जो है वो रहेगा, उसे हम कभी नहीं चेंज कर सकते। जो चेंज कर सकते हैं वो उसके बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में ही कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो आपके पास जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको आप लिखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और आपका राइट हैंड साइड में 4 है, ठीक है। तो ऐसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और एलिमेंट्स के नाम लिख के ये देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे। It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. ये हमेशा आसान होता है, ये बहुत ही आसान होता है कि हम कोई भी कंपाउंड किसी भी सबसे पहले हम उस कंपाउंड को बैलेंस करना चाहिए जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो Fe3O4 के पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, इसके पास 7 एटम्स हैं, ठीक है। तो उस एटम से बैलेंसिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, वो चाहे रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब कंपाउंड है तो दो या तीन आपके क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं और एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब उस एलिमेंट को आप बैलेंस करिए जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स जाते हैं। जैसे Fe3O4 एक कंपाउंड है, उसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं तो इसलिए हमने पहले उसे सेलेक्ट किया। अब उसमें से सेलेक्ट करना है हमें कि Fe को करें या O को करें, तो उसमें देखेंगे कि किसके पास नंबर ऑफ एटम्स जाते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके पास यहाँ पे जाते हैं? ऑक्सीजन के पास। तो हम किसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को, ठीक है। अब आते हैं, फिर हमें क्या दिया हुआ है? यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। ये क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम क्या सेलेक्ट करते हैं? Fe3O4 को और उसके अंदर किसे सेलेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन को। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। जैसे कि हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं? 4 और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 1। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, अगर हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो क्या करना होगा? पहले हम लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इनिशियल पहले कितना था? पहले हमने कितने देखे थे? पहले हमने देखा था कि हमारे पास ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 4, तो उसे बैलेंस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 4 को कम नहीं कर सकते लेकिन 1 को बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि बॉक्स के अंदर की कोई भी चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो H2O है, जो हमारा, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन H2O में है, तो हम मतलब H2O के आगे 4 लगा देंगे उसको बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई हमारे पास। वो प्रॉब्लम क्या है? टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अगर आप किसी भी फॉर्मूला को या किसी भी नंबर ऑफ एटम को आप इक्वल करना चाहते हैं तो उस नंबर ऑफ वो जो एटम जिस भी फॉर्मूला में है, आप ये नहीं कि उस फॉर्मूला को बीच से तोड़ सकते हैं या फिर उस फॉर्मूला को आप कुछ नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला जैसे का तैसा रहेगा। आपको अगर बैलेंस करना है तो उसे उसका कोफिशिएंट ला के सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4s4h2 एंड नॉट H2O4।
और H2O4. Now the partial balanced equation becomes. तो जैसे कि हमको बैलेंस करना है H2O को, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो O के उसका फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, हमने लिख दिया H2O4. हमने क्या लिख दिया? H2O4. ऐसे हम नहीं कर सकते. अगर हमें उसे बैलेंस करना है तो उसके कोफिशिएंट मतलब उसके उसके आगे कोफिशिएंट ही लगा सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिखेंगे 4H2O. हम किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा? वो होगा Fe4H2O Fe3O4H2. ठीक ना, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 4. अब स्टेप 4 में ये बता रहा है कि अब हमारे पास जो बचा है, जो इक्वेशन हमें दिख रहा है उसमें हमको ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो तो बैलेंस हो गया है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया है. और हाइड्रोजन और Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस. हमने सिर्फ किससे बैलेंस किया है अभी? ऑक्सीजन को. हमारा जो आयरन और आपका हाइड्रोजन ये दोनों अभी भी अनबैलेंस्ड हैं. पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर. आप इन दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट को ले सकते हैं आगे प्रोसेस के लिए. लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन. तो हम यहाँ पे कौन सा बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन एटम. तो पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 8 हैं. और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 हैं. और हम जानते हैं कि सिर्फ हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है. हमने देखा कि ये है कि रिएक्टेंट साइड में आपका 8 है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 है इनिशियली स्टार्टिंग में. लेकिन फिर हम क्या कर देंगे? उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उस तरीके से 4 2 जा 8, और उस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो जाएगा. तो उसके बाद ये करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो ये इक्वेशन होगा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एग्जामिन द above equation and pick up the third element which is not balanced. हमने above equation को अगर हम एग्जामिन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा Fe जो है वो अनबैलेंस है. ठीक, तो उसे हम बैलेंस करने के लिए पिक करेंगे एंड यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन. और हम ये देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बच गया है जिसे हमें बैलेंस करना है. तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में इनिशियली स्टार्टिंग में प्रोडक्ट में हमारा जो आयरन है उसके पास आयरन कितने हैं? 3 हैं. और हमारे रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है. तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से जो आयरन है वो भी बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम अपना फाइनल इक्वेशन देखते हैं तो वो कैसा होता है? 3Fe, वो इक्वेशन होता है 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2. ठीक है, तो जो इक्वेशन मिलता है हमको ऐसा मिलता है. अब आते हैं हम स्टेप 6 पे. फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. अब हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है. फिर हमको अगर चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को काउंट करते हैं और उनको हम कंपेयर करते हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Fe कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है? 3 है. और हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8. लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कितना है? 4 2 जा 8. और फिर ऑक्सीजन देखेंगे तो 4O, मतलब कि ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी कितना है? 4. ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा हमारा इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड हो चुका है. अब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल. इस इक्वेशन में जितने जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड क्या है? इक्वल हैं. दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. और ये इक्वेशन क्या हो चुका है? बैलेंस. दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट. तो इस मेथड को हम कौन सा मेथड कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड. ये कौन सा मेथड होता है जिससे हम बैलेंस करते हैं? उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. और इस मेथड को इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड किया जाता है क्योंकि हम
ट्राई करते रहते हैं और हमेशा हमें सबसे स्मॉल कोफिशिएंट लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही 10, 11 या 12 ऐसे ले लें, हमें स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इक्वेशन अरे कोफिशिएंट को लेना चाहिए और उसे बैलेंस करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना आ जाएगा और आपको इतनी लॉन्ग प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। नाउ वी विल गो टू द स्टेप 7, that is carefully writing symbols of physical states. Carefully examine the above balanced equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो क्या ये जो भी इक्वेशन है उसका जो एलिमेंट्स हैं उसके फिजिकल स्टेट के बारे में, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उस क्या देख के हमें कुछ बता सकते हैं कि ये किस स्टेट में होगा, सॉलिड में या फिर लिक्विड में या फिर गैस में? नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबव देयर फिजिकल स्टेट्स। कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये किस स्टेट में है। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. मतलब कि किसी भी इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और यूज़फुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके स्टेट ऑफ मैटर को वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंटेड बाय नोटेशंस G, L, AQ एंड S। गैसियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से। L को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लिक्विड को L से। एक्वस को किससे करते हैं? AQ से। और सॉलिड को किससे करते हैं? S से, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करके हम ये बता सकते हैं कि ये इस स्टेट ऑफ मैटर में है। The word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water. AQ हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस फॉर्म में हो? सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? AQ। नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स, तो जो हमने ऊपर इक्वेशन बैलेंस किया था अगर हम उसके स्टेट ऑफ मैटर के बारे में लिखें तो वो कैसा बन जाएगा कि 3Fe(S), मतलब कि जो Fe है वो सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O जो H2O गैसेस फॉर्म में है, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में है, Fe3O4 मतलब कि Fe3O4 जो है वो आपका सॉलिड के फॉर्म में है, और 4H2 जो हाइड्रोजन है वो किसके फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में, ठीक। Note that symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि H2O के आगे L नहीं लिखा है, G लिखा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो H2O है वो किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. मतलब अक्सर नहीं लिखा जाता है अगर जब तक कि ये नेसेसरी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि उसके स्टेट ऑफ मैटर को बताना ज़रूरी है, ठीक है। समटाइम द रिएक्शंस कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो एरो के ऊपर या फिर नीचे लिख दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि CO+H2 और एरो दिया है और उसके ऊपर क्या लिखा है? 340 ATM, जो कि हमें प्रेशर के बारे में बता रहा है, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई भी उसके स्टेट ऑफ मैटर को हम ऐसे दिखाते हैं और किसी भी कंडीशन को टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं? एरो के ऊपर दिखा देंगे या फिर नीचे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6CO2+H2O, एरो दिया है, फिर सनलाइट और नीचे हमारा क्लोरोफिल। ये सारी चीज़ें ऐसे हम दर्शा सकते हैं, ठीक। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, ओके। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जैसे पहले तो इन्हें सिंबल के फॉर्म में लिख के और उसके बाद इन्हें इन इक्वेशंस को बैलेंस करिए। जितनी ज़्यादा आप बैलेंस करेंगे उतनी जल्दी आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। And this is it for this video, and in the next video we are going to talk about the types of
reactants. So hope you all will like this, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.